इसमें ब्लर दिखा रहा है अभी फिर से। सामने आ गया। सही है सही है। बस आज चलती रहे जय राम जी की। मैं इसमें डाल देता हूँ मैसेज। लाइव क्लास नाउ। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपको आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? कैमरा थोड़ा ब्लर, अभी ठीक है। किरणजीत, मधु, रुपिंदर, रितु रानी, आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है और वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल है? तो प्लीज इस पे मैसेज करिए यस। अगर कोई इशू है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सो आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है, स्क्रीन बंद हो गया? इसमें तो चल रहा है। आ गया? सामने रहना पड़ेगा ना। दिख जाएगा आपको। सो लास्ट जो हमारे टॉपिक थे वो थे वेरियस इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आज हमारा टॉपिक है दैट इज इकोलॉजी रिलेटेड legislations in India. So यहाँ पे इकोलॉजी के जितने भी आपके लेजिस्लेशंस हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन किए हैं, मतलब कुछ एक कानून पारित किए हैं विधानसभा में, लोकसभा में। सो मैक्सिमम यहाँ पे लेजिस्लेशन की बात की जा रही है कि कुछ एक एक्ट्स हैं, कुछ एक कानून है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं इकोलॉजी को बचाने के लिए। अब एक्ट आपको पता है कि पार्लियामेंट में ही पास किए जाते हैं। तो पहले बिल पास किया जाएगा, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन ये बिल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेजोरिटी कोई भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की मेजोरिटीज आप पढ़ते हैं। सो सबसे पहले जो आपके पास है दैट इज, लास्ट टाइम हम कर भी रहे थे, ये कंप्लीट हो गया था आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो फर्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो अगर हम बात करें, ये एक्ट 1927 का है, मीन्स ब्रिटिश टाइम पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब से ये एक्ट चल रहा है, तब से कानून ये हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, ये अंग्रेजों के टाइम के हैं, बट ये अडॉप्टेड लॉज हैं, मतलब इनको हमने उनसे अडॉप्ट किया है, खुद हमने पास नहीं किया। मतलब भारत की सरकार या भारतीयों की जब सरकार बनी तब उन्होंने नहीं बनाया, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, आगे से आगे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये अडॉप्टेड लॉज में आते हैं, ये खुद से पास किए हुए लॉज नहीं है। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, भारतीय वन अधिनियम 1927। तो इसमें
जो आपके फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आया। इसमें आपने लास्ट टाइम क्या लिखा था, मुझे आप बता सकते हैं? 2 लाइन लिखी थी। सो दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेस फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स एंड मेक कंजर्वेशन मोर अकाउंटेबल। तो जितने भी लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिनका जीवन यापन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके लिए ये कानून बनाया गया है। सो जो एक्ट है ये बनाया गया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। ड्वेलर्स मीन्स कुछ एक कम्युनिटी है जो कि फॉरेस्ट के नियर बाय रहती है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि वहां की लकड़ी, फॉर एग्जांपल फ्यूल, इनके लिए क्या है, ईंधन क्या है, वहां की लकड़ी हो गई। साथ साथ में वहां पे जितने भी ग्रासेस हैं उनको कट करते हैं, एनिमल को डालते हैं, वैसी से उनका गुजारा, जीवन यापन चलता है। सो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए ये बनाया गया था, और इसमें उनकी राइट्स जो हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके ऊपर ध्यान रखा गया गवर्नमेंट ने। और इन राइट्स को बनाते समय इन्होंने ये रखा है ध्यान की इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, राइट। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉर एग्जांपल अंग्रेजों का क्या था कि कुछ एरियाज में जब वो घुस जाते थे तो उस एरिया में जाके वो एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते थे। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में गए तो नॉर्थ ईस्ट में उनको कोई भी बेनिफिशियल चीज नहीं देखने को मिली, तो उन्होंने वहां पे देखा कि क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ पे टी या फिर रबर प्लांटेशन कर सकते हैं। साउथ में गए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है केरला में, तो उन्होंने वहां पे कॉफी का प्लांटेशन शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ की इकोलॉजी जो थी उसके हिसाब से आप ये जो आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वहां पे ये उसको सपोर्ट कर सकता है। तो कुछ एक चीजें वो डिपेंडिंग अपॉन उस एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से ले आए। फॉर एग्जांपल इंडिया में एप्पल नहीं होता था, ये भी बहुत बड़ी बात है। एप्पल वो बाहर से लेके आए, उन्होंने एप्पल को बीजना शुरू किया, उसके बाद आप देखेंगे कि हिमालय स्टेट में एप्पल की ग्रोथ शुरू होगी, नहीं तो यहाँ पे एप्पल लोगों को पता ही नहीं था। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेज लेके आए थे, अपने साथ ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जिसमें आलू, कचालू, ये सब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, टमाटर, ये सब, तंबाकू। सो वैसे ही ये कह रहे हैं कि जितने भी फॉरेस्ट राइट्स हैं इन लोगों की, जो वनों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनका जीवन यहाँ पर इसी के ऊपर चलता है, लाइवलीहुड का साधन यही है, तो इनके जो अधिकार है उनको सशक्त करना है, इनको एम्पावर करना है कि इनके राइट्स इनसे छीने ना जा सके। सो इसी से रिगार्डिंग है ये। इसमें 2 चीजों का ध्यान दिया गया है, to grant recognition to the rights of traditional forest dwelling communities, partially correcting the injustice caused by the forest law। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा एक कानून बनाना है, इन्होंने एक एक्ट बनाया कि जितने भी ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनके जो परंपरागत तरीके से ये अपने फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये जो नए आप कानून बना रहे हैं, वन अधिनियम बना रहे हैं, इनका इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस एक्ट basically provided first point में लिखिए, to grant legal recognition to the rights of forest dwelling communities to grant legal recognition to the rights of forest dwelling communities to correct the injustice caused by earlier forest laws। सिंपल, इन्होंने कहा कि पहला तो हमें फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के लिए क्या करना है, उनको एक लीगल रिकॉग्निशन देना है, कानूनन रूप से उनको एक ऐसा अधिकार देना है कि इनकी जो राइट्स हैं, जो इनके अधिकार हैं, इस समुदाय के, जो समुदाय जंगल के नजदीक रहता है, वनों के नजदीक रहता है, उनको कानूनन रूप से आपने एक अधिकार देना है कि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट में जो भी इनको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है उसको यूज कर पाए। पहले के जो लॉज थे वो इनको अलाउ नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल अब आप जो देख रहे हैं नक्सलाइट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि जंगलों में अभी भी डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उस समय से ही
फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा भी होगा आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी, कि कुछ एक पिंडारीज थे, है ना, पिंडारीज के ऊपर पिक्चर भी बना दी थी। सो ऐसी पिंडारीज या ऐसी कम्युनिटी जो कि फॉरेस्ट में किसी को आने नहीं देना चाहते। आप शेड्यूल कौन सा पढ़ते हैं? फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो वहां पे गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास में कुछ एक पावर्स हैं कि उन एरिया को शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में रख सकते हैं। उन एरियाज में गवर्नमेंट का भी ज्यादा दखलंदाजी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इनका जो खुद का कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो इनका खुद की संस्कृति है, इनका जो विरासत है, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। तो उसी तरह फॉरेस्ट राइट्स में पहले इन्होंने कहा कि इनको मतलब कानूनन रूप से आप अधिकार दे दीजिए कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। पहले जो इनके साथ गलतियां की हैं, जो आपके फॉरेस्ट लॉज ने, उनको सुधारा जा सके। तो इस इनजस्टिस को हटाने के लिए, इस अन्याय को हटाने के लिए उन्होंने ये पहला इनको राइट दिया। दूसरा, मेक अ बिगिनिंग टुवर्ड्स गिविंग कम्युनिटीज, मेक अ बिगिनिंग towards make a beginning towards making or giving communities a public voice, making or giving communities a public voice in forest and wildlife conservation, public voice in forest and wildlife, in forest and wildlife कंजर्वेशन। सिंपल इसका मीनिंग ये है कि आपने बिगिनिंग किस चीज की करनी है, आपने किस चीज की शुरुआत करनी है। जितने भी ये समुदाय हैं, अगर इनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होती है तो ये अपनी आवाज उठा सके सरकार के सामने। आवाज कैसे उठा सकते हैं? कोई मूवमेंट चला सकते हैं या प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर इनमें कुछ एक लोग एजुकेटेड है तो कुछ ना कुछ वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं गवर्नमेंट को। अगर नहीं होता तो एंड में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन 1927 में जो इनको वादे किए गए हैं फॉरेस्ट राइट के हिसाब से। तो ये मूवमेंट, प्रोटेस्ट, रेजोल्यूशन या फिर पिटीशन कुछ भी कर सकते हैं। या तो फिर आप इसमें कोई आंदोलन चलाइए, या विद्रोह करिए, या फिर कोई रेजोल्यूशन पास करिए, या फिर सीधा आप यहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जो भी आपके नियर बाय रहता है। तो इसमें आगे लिखिए, दिस लॉ रिकॉग्नाइजेस थ्री टाइप्स ऑफ राइट्स। दिस लॉ रिकॉग्नाइजेस थ्री टाइप्स ऑफ राइट्स। तो ये 3 प्रकार के कानूनों को मान्यता देता है। पहला है यहाँ पे लैंड राइट, कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, जिस एरिया में रह रही हैं, इनके ऊपर इनका भूमि अधिकार है। इनका अधिकार है कि इसको, इस लैंड को ये अपना क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारी भूमि क्षेत्र है। दूसरा, यूज राइट, जितने भी आपके फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, फॉरेस्ट से जितना भी प्रोड्यूस है उसको वो यूज कर सकते हैं, उसमें आप उनको रोक नहीं सकते अनटिल और अनलेस ये फॉरेस्ट के ऊपर कुछ इंपैक्ट डालें। लास्ट है राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व, राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व। तो अपने फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना, बचाना, उसको संरक्षित करके रखना, ये भी इनका अधिकार है। सो ये 3 प्रकार की जो आपके राइट्स है, उनको ये सुनिश्चित करता है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के लिए बनाया गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे अधिकार हैं, तो हमने उनके बारे में बात नहीं करनी। हमें सिर्फ फॉरेस्ट राइट में 2 प्रकार की आपकी अधिकार दिए गए हैं, ब्लैक टाइप से रिकॉग्निशन दिया गया। पहला है आपका
फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो हैं उनको जो पहले से इनजस्टिस हुआ, अन्याय होता आया है उनके साथ, उसको करेक्ट करना है। दूसरा, एक ऐसी शुरुआत करनी है जहां पे ये समुदाय पब्लिकली अपनी वॉइस उठा सके, मतलब सरकार के सामने अपनी आवाज उठा सके, ताकि अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, अपने वनों को और वन्य जीव जितने भी हैं उनको संरक्षित कर सके। यहाँ पे लैंड राइट, यूज राइट और राइट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट, ये इनको 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। सो ये है आपके फॉरेस्ट राइट्स 1927। अब अभी तक इनमें कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया, क्योंकि ये कम्युनिटीज को अभी ऐसा कुछ इशू आया ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इनको संरक्षित करके रखा है। बाकी आपकी पॉलिटी में भी आप पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट आपके पास है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेकेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 with amendments 2003 and 2006 with amendments 2003 and 2006। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1972 में आया है। उसके बीच में संविधान में 2 बार इसका अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, 2 बार इसको चेंज किया गया है पार्लियामेंट में, डिपेंडिंग अपॉन लोगों की नीड्स इसको यहाँ पे चेंज भी किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विद अमेंडमेंट्स 2003 and 6। अब नाम क्या दिया गया है इसको? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ मीन्स जिसमें आपका फ्लोरा फाउना एवरीथिंग आता है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अब ये प्रोटेक्शन के लिए ऊपर है, इसको ऐसे हिंदी में कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो यहाँ पे आप इसको संरक्षित करना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, कंजर्व करके रखना चाहते हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब है क्या है? यहाँ पे वन्य जीवों के ऊपर ध्यान दिया गया है जो वाइल्ड लाइफ में पाए जाते हैं। अब संशोधन क्यों गया है? क्योंकि कुछ एक चीजें उनको नीड ऑफ द आवर है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक चीज पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, ये रिजिड नहीं, रिजिड तो है, ये फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबिलिटी में आप ये देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन नीड्स ऑफ द सोसाइटी, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड, नॉट नीड्स बट डिमांड्स एंड नीड्स दोनों। तो उसको आप अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एक चीजें ऐसी देखी गई कि इसको करते रहना, चेंज करते रहना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बात है। लगभग कितने हो चुके हैं अभी तक अमेंडमेंट? 106 अमेंडमेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो मतलब 106 बार हमने बदलाव किया है। ऑर्गेनिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार आपके एग्जाम में भी आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि जैसे लिविंग थिंग बार बार चेंज करती रहती है, अडेप्ट करती रहती है। सो ये ऑर्गेनिक नेचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। और अच्छा भी है क्योंकि समय के साथ में चीजें बदलती जाती हैं। 1951 में जो लोगों की सोच थी और अभी जो सोच है उसमें बहुत फर्क है। बड़े कानून है जिनको चेंज कर दिया गया है। जैसे पहले अबॉर्शन हो सकता था बट अभी नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो पहले लिए गए बट अभी समय के साथ या लोगों की सोच या डिमांड के साथ आपको चेंज करते जाएंगे। तो इस एक्ट में आप सिंपल लिखिए, बहुत इजी है इसको लिखना। This act provides for protection of animals, birds and plants species. This act provides for protection of animals, birds and plant species and other matters concerned with them. Other matters concerned with them. तो पहला तो यही है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो पहला आपको प्लांट, एनिमल और साथ साथ में बर्ड स्पीसीज को भी यहाँ पे बचाना है।
इसमें कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर कोई और मैटर है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही डाला जाएगा, विद अ व्यू टू इंश्योर the ecological and environmental security of India, with a view to ensure ecological and environmental security of India। तब इस कानून में इन्होंने कहा कि हमें कौन कौन सी चीजों को बचाना है। आपके जितने भी वन्य जीव हैं, चाहे वो कोई एनिमल्स हैं, पशु हैं, या फिर अगर कोई पक्षी हैं या फिर पौधे हैं, इन सभी को बचाना है। और ऐसा कोई मैटर जो कि इन तीनों के साथ कंसर्न हो, उसके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। दूसरा कह रहे हैं कि इसका दृष्टिकोण क्या है, इस एक्ट को लाने का, इस कानून को लाने का इनका व्यू क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, कि जितना भी आपका भारत का इकोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है, इकोलॉजिकल का मतलब है पारिस्थितिक और एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण, तो पर्यावरण और परिस्थिति को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए ये लॉ लाया गया, ताकि ना आपके इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो खराब हो, ना ही आपके एनवायरमेंट के ऊपर किसी चीज का इंपैक्ट पड़े। तो इसलिए इस लॉ को यहाँ पे लाया गया है। आगे लिखिए, दिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है तो ये पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। This act constitutes a national board for wildlife. This act constitutes for national board for wildlife, national बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। सिंपली कह रहे हैं कि इस कानून के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड होना चाहिए वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यहां पे इंश्योर करता है दैट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग policies, and advising central and state government on promotion of wildlife protection, conservation and controlling poaching and illegal trade of wildlife, and forest produce, full stop. It makes recommendation for setting up and managing national parks, wildlife sanctuaries and other protected
एरियाज। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है इसके तहत एक आपके पास नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होना चाहिए। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का क्या काम है? ये पॉलिसीज बनाएगा, नीतियां बनाएगा, मतलब कुछ एक गवर्नमेंट स्कीम्स बनाएगा। ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को सजेशन देगा, सुझाव देगा कि आपने कैसे वाइल्ड लाइफ को बचाना है, कैसे कंजर्व करना है। जो वाइल्ड लाइफ में पोचिंग होती है, जो शिकार होता है, उसको कैसे रोकना है, कैसे कंट्रोल करना है, या फिर जो इलीगल ट्रेड किया जाता है, गैर कानूनी रूप से जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ के साथ ट्रेड किया जाता है, मतलब कई बार पशु पक्षियों को पकड़ा जाता है, जैसे तोता पकड़ लिया, बेच दिया उसको मार्केट में, कोई अच्छा पक्षी दिख रहा है उसको उठाया और उसको पिंजरे में डाल के फिर बेचा जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे आपके स्पीसीज है जिनका वाइल्ड ट्रेड किया जाता है या फिर इलीगल ट्रेड किया जाता है वाइल्ड लाइफ से। ऑल्सो जितने भी आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादातर जैसे कि हाथी के दांत है ना, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनसे ये चीजें की जाती है। तो ये करें कि इलीगल ट्रेड को भी रोकने का काम करता है। साथ साथ में ये रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कुछ एक चीजें, जैसे कि आपको नेशनल पार्क को कैसे मैनेज करना है, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कैसे एक टाइप से प्रोटेक्ट करना है, मैनेज करना है, या फिर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हर एक चीज के लिए ये मैनेजमेंट के लिए भी सुझाव देता है, रिकमेंड करता है कि आपको ये कदम उठाने चाहिए सो दैट आपकी जो ये वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जा सके। नेशनल पार्क डिक्लेयर करने हैं, पूरी रिकमेंडेशन कौन करता है? इसमें मेन तो एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। साथ साथ में उस एरिया का स्टेट, मतलब जिस एरिया में ये नेशनल पार्क है तो वहां का भी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट का भी, स्टेट और सेंटर दोनों के भी, और साथ साथ में इसके ऊपर आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी होती है। वो पहले जाके सर्वे करेंगे, फिर रिकमेंडेशन भेजेंगे, फिर उसको नेशनल पार्क के अंडर लेके आएंगे एरिया के हिसाब से। नेक्स्ट आपका है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, बट आपने जो मेन पॉइंट्स है वही लिखने। थर्ड है ये आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब सिंपल ये किसको बचाने की बात करेगा? एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के साथ में कोई अगर फैक्टर्स है जो कि एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये एक संरक्षण की बात करता है। तो इसको डायरेक्ट आप लिखिए, दिस एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 19th November 1986. This act was constituted on 19th November 1986 to provide for protection and improvement of environment, protection and improvement of environment। सिंपल कह रहे हैं कि ये जो कानून है इसको लागू किया गया था 19 नवंबर 1986 को, जहां पे ये कह रहे हैं कि आपको पहली बात एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसका बचाव करना है, उसको सुरक्षित करना है। साथ साथ में जो एनवायरनमेंट में पहले से ही कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक जो इसमें इंप्रूवमेंट करने वाली है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कॉमा, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट। इसमें वही बात आई, फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट, एंड फॉर मैटर्स connected with environment। matters connected with environment, it lays down, full stop के बाद लिखेंगे, it lay down या lays down the standard policies, it lays down standard
policies, standard policies, and act of environmental degradation, and policies to improve, and policies to improve and prevent the human beings from environmental hazards, 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 full stop. It describes rules to regulate environmental pollution. It describes rules to regulate environmental pollution, procedures and standards for industrial waste, emissions, 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 industrial waste emissions, hazardous waste, etc., etc., hazardous waste, etc., full stop. It deals with the prevention, control and abatement. It deals with the prevention, control and abatement of environmental pollution. तो सिंपल इसमें आपने देखा कि फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि जो 1986 पे ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसे आप कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसमें गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे। अगर इन्वायरमेंट के ऊपर पहले से कोई प्रभाव है तो उसको इम्प्रूव करे। अगर कोई भी मैटर इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है तो वो भी इसी कानून के दायरे में आएगा, इसी के अंडर आएगा। ऑल्सो आगे आपने इसमें लिखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ एक स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करती है कि कौन सी स्टैंडर्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, कौन सी आपकी नीतियां होनी चाहिए जिसके थ्रू इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही जो आपका जितने भी मानव जाति है, जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, उनको इन्वायरमेंटल से होने वाले जो हजार्डस हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनसे भी इसको बचाया जा सके। साथ साथ में ये दर्शाता है कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कितना, आपका पर्यावरण कितना ज्यादा प्रदूषित है, उसके बारे में भी ये बात करता है। साथ साथ में ये कुछ एक प्रोसीजर और स्टैंडर्ड को भी इंश्योर करता है। कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, कुछ एक आपके एसओपीज हैं, कुछ एक आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिसके थ्रू आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो आपका औद्योगिक वेस्ट है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट आता है, इंडस्ट्री से जितना ज्यादा एमिशन होता है, जितना भी उत्सर्जन होता है, जितना भी आपका हजार्डस वेस्ट है, उसके ऊपर भी ये कुछ एक स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स बनाता है। साथ साथ में ये डील करता है कि आपको इन्वायरमेंट को पहले तो प्रिवेंट करना है, अगर प्रिवेंट नहीं हो पा रहा है कंट्रोल करना है उसको, अगर कंट्रोल नहीं होता है तो जो भी आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको अवॉइड करना है, मतलब उसको कम करने की कोशिश करनी है। सो ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये आपका जो चल रहा है पूरा का पूरा, ये जैसे 1927, 72, 86 अब आ रहा है आपका 2002। सो इसमें लिखिए आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज।
उनके पास ही इसका एक्ट है पूरा का पूरा। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास ही है ये सारे के सारे, पॉलिसी वगैरह सारा कुछ वही इम्पोर्ट वही बनाएंगे। वाइल्ड लाइफ का भी वही बनाएंगे, फॉरेस्ट का भी उनके पास ही है। नाम ही पूरा ही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। तो इन्वायरमेंट किनके पास है, फॉरेस्ट किनके पास है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी वो भी है, तो इनके पास ही। एनजीटी भी इनके पास ही है। थर्ड है आपका, फोर्थ है, फोर्थ। तो ये है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो जो आपकी जैविक विविधता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसके लिए ही कानून बनाया गया 2000। जैव विविधता अधिनियम 2002। क्या करना चाहेंगे इसमें, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारा पार्ट आता है आपका। सो उन्होंने इसमें रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जैसे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई, एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई, एंड लास्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई। तो नेशनल लेवल पे इन्होंने एक आपकी बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एंड लास्ट में कमेटी, मतलब जो आपके रूरल कम्युनिटी के अंडर आती है। तो तीन टाइप की इन्होंने इसमें आपके पास अथॉरिटीज बना रखी हैं। अब ये चाहते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है, ये चाहते हैं कि जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो आपकी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जितनी भी आपकी डाइवर्स नेचर है, चाहे वो फ्लोरा है, फाउना है, बर्ड्स हैं, या अदर कोई भी मैटर है, तो उसको आपने रिस्पेक्ट करना है। पहली बार लोगों में एक रिस्पेक्ट पैदा करनी है। दूसरा, लोगों के दिमाग में एक नॉलेज डालनी है कि आपको जितना भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके थ्रू अपने जितनी भी नियर बाय स्पीसीज है उनको बचाना है। फॉर एग्जाम्पल, कौवा है, उसको लोग दाना डालते हैं कि इससे कर्म अच्छे हो जाते हैं। काला कुत्ता है, उसको रोटी डालनी चाहिए, गाय को रोटी डालनी चाहिए। फिर नाग देवता है, तो उस मंदिर को बचाना है ना। तो ऐसी ऐसी जो भी आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको यूज करके बचाना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा जो है वो मछली से बाहर निकले हैं, तो लोग मछलियां कम मारे। तो इसमें ये एक टाइप से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, चाहे आप ट्रेडिशनल तरीके से, चाहे माइथोलॉजिकल तरीके से, या रिलीजियस तरीके से, आपने उसको बचाने की कोशिश करनी है। तो कम्युनिटी को ज्यादा इसमें इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। जितनी लोकल पीपल हैं यही काम कर सकते हैं, और कोई इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो आप सिंपल लिखिए, इसका मेन एजेंडा यही है कि कंजर्व करें और प्रमोट करें सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो भी आपके पास जैविक, आपके पास जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी डाइवर्स नेचर है, फ्लोरा, फाउना और बर्ड्स का, उसको आपने कंजर्व करना है, साथ साथ में प्रमोशन करना है इसका, कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो आप लिखिए, दिस एक्ट वॉज पास्ड टू कंजर्व, दिस एक्ट वॉज पास्ड टू कंजर्व एंड प्रमोट this act was passed to conserve and promote sustainable use of biological diversity. Sustainable use of biological diversity. तो जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है, साथ साथ में प्रमोट भी करना है लोगों के बीच में, ताकि इसका ये अत्यधिक दोहन ना करें, एक्सप्लोटेशन ना करें। फुल स्टॉप। टू एंश्योर दिस, मतलब यही बातें, टू एंश्योर दिस गवर्नमेंट फॉर्म्ड, टू एंश्योर दिस गवर्नमेंट फॉर्म्ड डैश लगा के फर्स्ट नेशनल बायोलॉजिकल, आई थिंक बायोलॉजिकल ही है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी आएगा, नॉट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बट दिस इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसको NBA भी कहते हैं। Then State Biodiversity Authority, that is SBA, and लास्ट में आएगा आपके पास बायोडाइवर्सिटी
कमिटीज, बायोडाइवर्सिटी कमिटीज या फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये लोकल लेवल पे है। वही जैसे सेंट्रल लेवल पे आपके पास लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद विधानसभा एंड लास्ट में आपके पास म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत। तो वैसे ही तीनों लेवल पे इन्होंने ये अथॉरिटीज बनाई। फुल स्टॉप। दिस एम्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट, दिस एम्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट knowledge of local communities. This aim to protect and respect the knowledge of local communities, to protect biodiversity, and biological resources, to protect biodiversity या फिर biological diversity and दूसरा क्या था, बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज। इट ऑल्सो हैव प्रोविजंस फॉर नोटिफाइंग हेरिटेज साइट्स। It also have provisions for notifying heritage sites by state government in consultation with local body, by state government in constellation with the local body, constellation with local body, in constellation with local body। तो ये कुछ एक जो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे सकते हैं। बट पहले स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा लोकल बॉडी के साथ मिलकर, तभी इसको आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर हेरिटेज साइट का दर्जा दे सकते हैं। अब आता है 2010 का जो रिसेंट एक्ट आया, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1982 में था, 1982 नहीं 1972 था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है आपके पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, नॉट 19 बट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, फिफ्थ। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, तो ये अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर एनजीटी एक्ट 2010 में आया था। एनजीटी एक्ट 2010 के जब आप पे डायरेक्ट एनजीटी लिखा होता है, क्योंकि एनजीटी के साथ ज्यादातर लोग फेमिलियर हैं। इन्होंने कहा कि एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए। ट्राइब्यूनल जो है एक टाइप से कोर्ट की तरह ही काम करता है ना, यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं बड़े। फॉर एग्जाम्पल आईएएस बनेंगे तो आपके पास भी एक ट्राइब्यूनल होगा, क्या कहते हैं उसको, कैट है ना, वो आप पढ़ेंगे उसमें पॉलिटी में। तो उस ट्राइब्यूनल में जो है, अगर मान लीजिए आपने इनडिसिप्लिन किया या आप कहीं इलीगल एक्टिविटीज में पाए गए, संलिप्त पाए गए, तो उसके बाद जो है जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है रूल्स होते हैं, कंडक्ट रूल्स, उन कंडक्ट रूल के हिसाब से फिर कैट जो है सेंट्रल एपलेट ट्राइब्यूनल जो है वो आपको बुलाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। कुछ एक लोग कैट के होते हैं, कुछ एक लोग आपके सीनियर मोस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप आईपीएस हैं, आपके ऊपर कोई चार्ज लग गया कि इन्होंने बिना मतलब से लाठीचार्ज कर दिया, या कोई भी आप समझ सकते हैं लीगल एक्टिविटी, तो उसमें वहां पे फिर
जो आप पढ़ते हैं ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहां पे भी गोल मेज सम्मेलन होता है, वहां बीच में आप बैठे होते हैं, सब के सब सामने बैठे होंगे, तो फिर वो आपके ऊपर फैसला लेने के लिए बैठे होते हैं। ट्राइब्यूनल का एक हेड होगा जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है एक टाइप से, है ना, पूरी की पूरी जुडिशियल नहीं है बट क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब वो आपके ऊपर फैसला लेने के लिए बैठे, एक टाइप से कोर्ट पंचायत बिठाई गई है ना, जैसे आप लोकल लैंग्वेज में होता है कि पंचायत बिठा के बैठे हुए हैं, तो वैसे ही आपको बिठाया जाएगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कुछ आपके सीनियर मोस्ट जो आपके डिपार्टमेंट में लोग हैं वो आपसे पूछेंगे, जैसे मान लीजिए डीजीपी साहब बिठा दिया या डीआईजी साहब को बिठा दिया। डीजीपी को बिठाने की बात है, बहुत बड़ा आपने कुछ कांड कर दिया। डीआईजी लेवल तक अगर किसी की ना इंक्वायरी हो रही है तो आपको बिठाया जाएगा कि क्या किस चीज पे किया गया। फिर कैट वाले आपसे सवाल पूछेंगे, कुछ इसमें जुडिशियल लोग भी होंगे। फिर उसके ऊपर बाद में मंथन करने के बाद एक पूरा का पूरा रिजल्ट निकलता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट से हटा के ट्रेनिंग में डालना है, ट्रेनिंग से उठा के ट्रैफिक में डालना है, वो डिपेंड किया। ये पेनल्टी होती है ना, कि आपको बढ़िया एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, जैसे जलंधर कमिश्नरेट दिया गया। कमिश्नरेट जो होता है वहां पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है और पुलिस पावर भी होती है, दोनों होती है। और भले चंगे आप अच्छी ड्यूटी कर रहे थे, आपको डिस्ट्रिक्ट से हटा के फिर वो बोलेंगे आप ऐसा करो, जो कौन सी होती है पुलिस की जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहां पे भेज दिया जाएगा पेनल्टी के लिए, क्योंकि वहां पे जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी सोना पड़ता है, आपको भी पीटी करनी पड़ेगी साथ साथ में डेली। दूसरा ट्रैफिक में डाल देंगे कि संभालो ट्रैफिक, तो कई बार क्या होता है वर्दी सिलाने वाले डिपार्टमेंट में भी डाल देते हैं एसपी यूनिफॉर्म, है ना, पूरी की पूरी यूनिफॉर्म आपके अंदर सिलवाई जा रही है, आप दर्जियों के पास बैठे हैं जाके, तो ऐसे भी आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है। वैसे एनजीटी है, एनजीटी अगर ऊपर जितने भी लॉ पढ़े आपने चार, इन चारों में अगर आपने कुछ भी फेर बदल किया, इनको आप मतलब डिनाई कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिक फर्म है, इंडिविजुअल हैं, चाहे गवर्नमेंट भी हैं आप, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी फाइन पड़ता है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपने किसी कंपनी को फेवर करने के चक्कर में आपने वहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर दी, कोई हाईवे बना दिया, क्लीन आपने ग्रीन टैक्स नहीं दिया, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं ली, और वहां पे आपने किसी को एनवायरमेंट क्लियरेंस दिए बगैर ही वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। बहुत सारी ऐसे आपके प्रोजेक्ट होते रुक जाते हैं, बड़ी टनलिंग कर रहे हैं, पूछा ही नहीं किसी से, खुद से टनल बनाए जा रहे हैं, बाद में अगर कोई आ जाता है तो एनजीटी उसके ऊपर फाइन डालता है। माइनिंग एक्टिविटीज है, मल्टीपल एक्टिविटीज है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, जैसे आपने ऊपर बड़ा फॉरेस्ट का एक्ट है, फिर आपका एनवायरमेंट का एक्ट है, फिर आपका वाइल्ड लाइफ का एक्ट है, तो इनको अगर आप इग्नोर करते हैं तो उसके ऊपर एनजीटी फिर वही गोल मेज सम्मेलन करता है एंड उसके बाद फिर हैवी फाइन इंपोज किया जाता है। इसमें अरेस्ट भी हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कई बार देखते होंगे कि स्ट्रे डॉग्स को लोग खाना डाल रहे हैं तो लड़ाई हो जाती है, कुछ लोग क्या कहते हैं जहर डाल देते हैं, बेवकूफ से होते हैं जो, है ना, तो उसके ऊपर पुलिस आपको उठा के ले जा सकती है अगर आप पाए गए किसी को जानवर को मारते हुए, क्योंकि वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग आता है। सो एनजीटी फिर हैवी फाइन इंपोज करती है, 50 करोड़ 100 करोड़, तो ऐसा भी होता है। तो इसमें आप लिखिए दिस एक्ट इनेबल्स क्रिएशन ऑफ, this act enables creation of special tribunal. This act enables creation of special tribunal to handle the expeditious cases, disposal pertaining to environmental issues, cases disposal pertaining to environmental issues। तो अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई यहाँ पे इशू है, कोई मुद्दा है और इसके ऊपर कोई केस चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सपीडिशियस केस का मतलब है कि इसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं, तो ऐसे केस को रिजॉल्व करना है, खत्म करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए ये आपका स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज या पर्यावरणीय कोई मुद्दे होते हैं
तो उसके ऊपर जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर ये फैसला लेते हैं, इनका ये मेन काम है। फुल स्टॉप। द ट्रिब्यूनल हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑन मैटर्स, ट्रिब्यूनल या फिर एनजीटी हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हैज ओरिजिनल jurisdiction on matters of उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिए, on matters of substantial question related to environmental issues, substantial question relating to environmental issue and damage to environment and फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे डैमेज टू एनवायरमेंट ड्यू टू सम स्पेसिफिक एक्टिविटी, डैमेज टू एनवायरमेंट ड्यू टू सम स्पेसिफिक एक्टिविटी। फुल स्टॉप। अब यहां तक समझिए, फिर आगे की कहानी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एनजीटी है, एनजीटी के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है क्योंकि इनके पास खुद का अधिकार क्षेत्र है। मींस ये इनका राइट है कि किसी भी इन दो मैटर्स में केस आता है तो उसको इन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है। पहला, सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल इशू, कोई भी पर्यावरणीय मुद्दा उसके ऊपर अगर कोई सवाल आता है तो उसके ऊपर इन्होंने ही अपना ज्यूरिसडिक्शन है, ये खुद ही उसके ऊपर पेनल्टी डालेगी। दूसरा, अगर कोई भी डैमेज करता है एनवायरमेंट को डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल इश्यूज, चाहे वो आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरल तरीके से अगर कोई इसमें इंपैक्ट डाल रहा है, तो आपको इन केसेस को कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे पानी में आप एफिलेंट्स डाल रहे हैं, राइट, या किसी जंगल में आग लगा दी, तो वो भी एक आप समझ सकते हैं कि एक्टिविटी है जिससे आप इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। सो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे रेज होता है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, या फिर कोई भी अगर क्षति पहुंचाता है आपके पर्यावरण को, तो तब भी उस एक्टिविटी के लिए, उस गतिविधि के लिए यही उसके ऊपर एक टाइप से केस के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर रेज होता है। सब्सटेंशियल मींस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इन्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई आ रहा है, कोई मुद्दा आ रहा है तो। नेक्स्ट, आप इसमें लिखिए फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज कर देना। दिस ट्राइब्यूनल इज कॉम्पिटेंट टू हियर, दिस ट्राइब्यूनल is competent to hear cases for several acts, competent to hear cases for several acts। तो ये जो आपका एनजीटी है, ये कॉम्पिटेंट है मतलब योग्य है, ये सुन सकता है, मतलब इसमें इतनी कॉम्पिटेंसी है कि कोई भी अगर केस आता है डिपेंडिंग अपॉन सेवरल एक्ट्स। पहला एक्ट है आपके पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ऑफ हो गया, अच्छा। सो एनजीटी इज कॉम्पिटेंट टू हियर केसेस ऑफ सेवरल एक्ट्स, जैसे कि पहला है आपके पास फॉरेस्ट एक्ट, कौन सा है, 1927 वाला फॉरेस्ट एक्ट। दूसरा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, मैं इसको बीडी एक्ट ही लिख रहा हूं सिंपल, दिस इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। फिर कॉमा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सिंपल इसको ऐसे लिखेंगे आप, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पहला। दूसरा आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन सा है? 1927 का। दूसरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002। तीसरा आपके पास ईपीए या फिर जिसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं, इट इज इन द ईयर 1986। एंड लास्ट है आपके पास, यहां पे वाइल्ड लाइफ में लिखना है, याद रखिएगा, एंड वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर एंड वाटर एंड एयर, अब ब्रैकेट में लिखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। कुछ कह रहे हैं? कोई नहीं, मैं अभी इसके सामने रहूंगा, ऑटो फोकस रहेगी स्क्रीन और आपको ब्लर भी दिखेगा। पहला एक्ट है फॉरेस्ट एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड वाटर एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। इसके साथ एक्ट भी लिखना है एंड में, जैसे पैराग्राफ, सॉरी आपने ये ब्रैकेट खत्म किया, एक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। इट हैज, सॉरी, इट also have it also have appellate jurisdiction, it also had it also have appellate jurisdiction over appellate jurisdiction over above acts, above एक्ट, जो ऊपर आपने एक्ट लिखे इनके ऊपर ये अपील भी दायर कर सकता है। अगर खुद फैसला ना दे पाए, इसके बाद अगर ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपनी अपील रख सकते हैं कि हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है बट आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो इनके पास एपेलेट जुरिडिक्शन भी है रिलेटेड टू अबव एक्ट्स आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, after establishment of tribunal within, after establishment of tribunal within a period of 30 days of, within a period of 30 days of award, 30 days of award, 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 or order received by aggrieved party, order received by aggrieved में AGG आएगा, हाँ GG आएगा, aggrieved party। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक केसेस में ये खुद भी सजा दे सकते हैं, पेनल्टी डाल सकते हैं। कुछ एक में अगर कोई एग्रीव पार्टी है, उसको लगता है कि नहीं उनके ऊपर गलत फैसला दिया गया है, तो जब इन्होंने फैसला सुनाया होगा उसके 30 दिन के बीच में वो इनके पास आके अपनी अपील रख सकते हैं, या फिर अगर ये अपील इसकी नहीं सुन पा रहे हैं तो ये आगे किसी कोर्ट को भी उनको मतलब एक टाइप से रिकमेंड कर सकते हैं कि आप वहां पे जाके अपनी अपील दायर करिए। तो खुद भी अपील सुन सकते हैं या फिर आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो दैट कोई फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने माइनिंग करी, माइनिंग करने के बाद इन्होंने कहा कि आपको इतना फाइन है, तो या तो इनके पास अपील दायर करें दोबारा कि प्लीज आप एक बार इसको दोबारा से रिकंसिडर करिए। अगर ये नहीं रिकंसिडर कर सके तो दूसरी जगह पे आप अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आपको पता ही है केसेस ऊपर से ऊपर जाते जाते सब ऑर्डिनेट केस से हाई कोर्ट से फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट है, उसके बाद फिर नहीं जा सकते कहीं और। एपेक्स कोर्ट है,
तो ये आपके इकोलॉजी के तो एक्ट खत्म हो गए जो भारत में लोकली बनाए गए हैं हमारी तरफ से, मतलब पार्लियामेंट की तरफ से ही इनको बनाया गया है। 5 ये आपने याद रखने: फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लास्ट एनजीटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है कुछ एक पॉलिसीज बनाई है गवर्नमेंट ने, जैसे कि कोस्टल रेगुलेशन एरिया या जोन, दूसरा है इको सेंसिटिव जोन। सबसे पहले इको सेंसिटिव करते हैं, फिर कोस्टल रेगुलेशन। तो इस पे अरे 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 फोकस हो जाओ, टोटली ब्लर हो गया। 1 2 3 4 हो रहा है सेट, हो गया ना? खाली ना करें सामने रहना पड़ेगा, स्क्रीन। इसके ऊपर लिखना ना कुछ। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास इको सेंसिटिव। सो ESZ, इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन, इसमें प्रोटेक्टेड एरिया के नियर बाय का जो एरिया उसी को कहते हैं इको सेंसिटिव। इसमें हम कह जाते हैं कि जो भी इकोलॉजिकल आपकी डाइवर्सिटी है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको डैमेज ना पहुंचे किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से। डेवलपमेंटल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, रेलवे, हाईवे, है ना, एयरवे, या वहां पे हवाई पट्टी बनाए जा रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं तो इको सेंसिटिव एरियाज हैं, मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन को भी एस्टेब्लिश करती है। तो इसको सिंपल लिखिए आप और इसे कंक्लूड करते हैं। इसमें लिखिए इस इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरियाज अराउंड, these are the areas around protected areas around protected areas, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोटेक्टेड एरियाज ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे इको सेंसिटिव जोन, टू प्रिवेंट ecological damage caused by ecological damage caused by developmental activities, ecological damage caused by developmental activities। तो इसमें मेन क्या मुद्दा है कि प्रिवेंट करना है आपने अपने इकोलॉजिकल एरिया को या फिर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को, ताकि कोई भी यहाँ पे अगर विकास कार्य चल रहा है, कोई विकास गतिविधि चल रही है, उससे इसको डैमेज ना हो। अब ये विकास गतिविधियां बहुत टाइप की हैं, चाहे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आप कोई यहाँ पे, मैंने सुबह ही बात की थी आपके साथ ब्रेकफास्ट में, कोई डैश फाउंडेशन बना रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस है ना, क्योंकि आप क्या करते हैं वहां पे देखते नहीं है कि ये सिंपल, मैं डरता नहीं हूँ, ईशा फाउंडेशन, जैसे वो 7 गुरु का आजकल महाशिवरात्रि बना रहे हैं, तो उन्होंने एलिफेंट कॉरिडोर के साथ में ही वहां पे अपना ईशा फाउंडेशन बना दिया है। वहां पे लाखों लोगों की भीड़ घूम रही है, सिंगर्स को बुलाया जा रहा है, और जितने भी नियर बाई एलिफेंट कॉरिडोर है, जिसको आप कहते हैं हाथियों का गलियारा, मीन्स वहीं से गुजरते हैं वो सारे के सारे, है ना। सो तमिलनाडु और लगभग आसपास के क्षेत्रों में उनको प्रभावित किया जा रहा है। सो वो इको सेंसिटिव एरिया है, वहां पे आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है ना। गवर्नमेंट जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना दे, आप उस एरिया में, पहली बात है आप वहां पे स्पीकर बजा ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात ये है। बना भी दिया तो आप वहां पे स्टोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने वो एक टाइप से फॉरेस्ट एरिया में आश्रम बनाया है, वो आश्रम का मतलब है कि वहां पे साइलेंट एक्टिविटी, यहाँ पे मेडिटेशन किया जाए, ना कि स्पीकर बजा के लोगों को बुला के फिर बहुत बड़ा महादेवा का स्टैच्यू बना के। आपकी श्रद्धा आपकी जगह, बट एनवायरमेंट भी अपनी जगह है, तो उसको बचाना है मेन। आगे, इको सेंसिटिव जोन्स आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज। इको सेंसिटिव जोन्स आर, एक मिनट, ये क्या हो गया,
These are the ecologically important areas notified under the Environment Protection Act. Notified under the Environment Protection Act 1986. So ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं, पारिस्थितिक तंत्र से बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव एरियाज हैं, और इनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको नोटिफाई करता है टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम these are ecologically important areas notified under Environment Protection Act 1986, फिर कॉमा, to be protected from industrial pollution. To be protected from industrial pollution. सिंपल सी बात है, अगर आप वहां पे ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटी है, राइट? वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो फ्री में आपको नहीं बिठाया जाता। मान लीजिए सामने शंकर महादेवन भोलेनाथ का भजन गा रहे हैं, तो आगे बैठने के लिए आपको पे करना पड़ता है बड़े बड़े सोफाज में, तो वो वीआईपी एरिया, उसके बाद दूसरा लाउंज करते करते आप एंड में खड़े होंगे 1000 रुपए देके, है ना? सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो ही गया। जैसे आपके जब वहां पे सिंगर आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के सेलिब्रिटीज आके परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, क्योंकि कमर्शियलाइज हो गया, आपने पैसे लिए, टिकट लिए। दूसरा, गाड़ियां भी जा रही है, वहां पे वैनिटी वैन है जहाँ पे उसको जाके तैयार होना है। उसके अलावा जितने भी जो नॉर्मल जनता है, जो बस में आई है, ट्रेन में आई है, तो वो भी वहां पे कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो करेंगे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ही हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप कर दिया आपने, फिल्म इंडस्ट्री जैसे आप कहते हैं, वैसे ही इंडस्ट्री बन गई यहाँ पे। नेक्स्ट, and unregulated development, and industrial pollution and unregulated development, अनियमित विकास। एक होता नियम के हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब रेगुलेशन है, आप अगर रोड बना रहे हैं साथ साथ जितना भी मलबा ट्रक में भर के कहीं दूर फेंक के आ रहे हैं, और एक दूसरा होता है अनरेगुलेटेड, जहां दिल किया वहीं पे फेंक दिया, है ना? जहां पे मलबा आ रहा है, जहां पे भी डेब्रिस है, जहां खाली जगह मिल रही है वहां पे फेंक दे रहे हैं। तो ये अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट से बचाने के लिए, औद्योगिक जो प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल प्रदूषण है, उससे बचाने के लिए ये एक्ट या फिर इको सेंसिटिव एरिया जो है, ईपीए या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने इसको नोटिफाई किया है। वो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि दिस एरिया इज इको सेंसिटिव एरिया, तो यहाँ पे एक्टिविटी ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका रोपड़ वेटलैंड है, उसको ये कह देते हैं कि दिस इज इको सेंसिटिव एरिया। अब एक ही संस्थान के पीछे नहीं मैं पढ़ना चाहता, अब स्टेट की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोपड़ को कह दिया कि दिस इज अ वेटलैंड एरिया एंड दिस इज इको सेंसिटिव एरिया। अब रोपड़ जाना जाता है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। माइनिंग मीन्स रेता बहुत निकाला जाता है यहाँ पे, रेता, बजरी, है ना? और जो पत्थर बच जाते हैं खड्ड में आए हुए, उनसे फिर ये क्रशर बनाते हैं। तो रोपड़ किसी टाइम पे बहुत फेमस था माइनिंग माफिया के लिए, है ना, खनन माफिया के लिए। सो इको सेंसिटिव एरिया है, तो इको सेंसिटिव एरिया में आप खड्ड में क्रेन नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें मछलियां भी हैं। अगर वो रेत है तो वो प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल में हमारे वहाँ बहुत ज्यादा खड्डे हैं, वहां पे पत्थर नहीं उठा सकते आप, एक पत्थर नहीं उठा सकते मतलब खड्ड का, क्योंकि लोग क्या करते थे, रातों रात अंधेरे में जाते थे, सुबह सुबह 3-4 बजे तड़के रेता डाल के ट्रक लेके गायब। तो अब वहां पे प्रॉपर ड्यूटी लग रखी है कि रात को ही लोग जो है वहां पे खड़े रहते हैं नियर बाय खड्ड के। उन्होंने वहां पे लाइट हाउस भी बना दिए हैं, लाइट मारते रहते हैं कि कहीं पे कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक तो नहीं दिख रहा है। और हैवी फाइन है। मान लीजिए आपने एक ट्रक भरा है 5000 का, तो 50,000 का फाइन है। 1200 रुपए की ट्रॉली है तो 12,000 का फाइन है। और इंपाउंड भी कर लेंगे, व्हीकल भी इंपाउंड करेंगे, फाइन तो डालेंगे। सो दीज आर दी प्रोटेक्टेड एरियाज, यहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि खनन माफिया जो है, या खनन जो आप करते हैं, माइनिंग करते हैं, वो इंडस्ट्रियल या फिर एक टाइप से कह सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटी है। आगे, the purpose of declaring eco sensitive zone, purpose क्या है मेन? Purpose of declaring eco sensitive zones is to create some kind of shock absorbers, some kind of shock absorbers to the protected areas
to the protected areas by regulating डेवलपमेंट एक्टिविटीज कहां पे था, बहुत पीछे था ये तो। इको सेंसिटिव एरियाज आर दी एरिया जो कि प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इको सेंसिटिव एरियाज आर ecologically important areas because they are notified under Environment Protection Act, because they are notified by the Environment Protection Act 1986 to create some kind of Environment Protection Act to be protected from industrial pollution, and unregulated development. The purpose for declaring ESZ, ecological sensitive zone, to create some kind of shock absorbers to the protected areas, by regulating and managing such development activities, तो उसके लिए ही ये पूरा का पूरा इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे घोषित किया जाता है। तो सिंपल मेन काम क्या है, ये चाहते हैं नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके नियर बाय कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, ऐसी एक्टिविटीज ना हो जिससे इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रेगाइल इकोसिस्टम होता है। फ्रेगाइल का मतलब क्या है कि इजीली जहां पे इंपैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल वहां पे अगर पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं या फिर वहां पे फूड चेन में अगर कोई बदलाव करते हैं तो वो सारी की सारी कम्युनिटीज एट अ टाइम खत्म हो सकती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा फ्रेगाइल एरिया है। अब कुछ एक एक्टिविटीज यहाँ पे इन्होंने कहा है कि परमिटेड हैं, तो आप लिखिए एक्टिविटीज permitted in these areas include activities permitted in these areas include, कुछ एक एक्टिविटीज यहाँ पे परमिशन भी मिलती है। permitted in these areas include agriculture and horticulture by the local communities, तो यहाँ पे लोग स्थानीय जो यहाँ पे लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, वो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, मतलब कृषि और साथ साथ में बागवानी यहाँ पे आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। कॉमा रेन वाटर हार्वेस्टिंग installation of renewable sources of energy, installation of renewable sources of energy, तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड हैं, क्योंकि सिंपल सा मतलब क्या है इसका कि ये एनवायरनमेंट के ऊपर एज सच कोई प्रभाव डालने वाले नहीं है, तो ये गतिविधियां यहाँ पे अलाउड हैं। बाकी कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अब इन्होंने एक बात लिखी है कि इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, पर डिपेंड करता है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, अब इनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए अच्छे से। जब काम नहीं कर रहे हैं तो उसको दोबारा किसी अच्छे जहाँ पे इसका डिस्पोजल किया जा सके, मतलब जिसको आप कहते हैं गार्बेज,
जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, रैक पिकर जो आते हैं आपके पास, कबाड़ वाले, तो उनके पास दे दिया जाए। यहाँ पे नहीं कि यूज नहीं हो रहा तो वहीं पे फेंक दिया, तो इसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। साथ साथ में आपको मैंने बताया था वो विंड मिल जो है, अब वहां पे कोई पक्षी चलते हैं उड़ते हैं तो विंड मिल उसके लिए खराब है। तो ये डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा कंसीडर करने वाली बात है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा लगा रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पे विंड मिल लगा दी, बेचारे पक्षी उड़ते थे सारे के सारे कट गए ब्लेड से, तो वो भी इन्वायरमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। पर डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, आपको वहां पे फॉर एग्जांपल आपके नियर बाय अगर छतों के ऊपर अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उतने हार्मफुल नहीं है, बट उसको जब वो एक टाइप से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनेगा उसके बाद उसका प्रबंधन करना जरूरी है, मैनेजमेंट करना जरूरी है। आप लिखिए द विड्थ ऑफ द इको सेंसिटिव जोन, the width of the eco-sensitive zone and type, the width and type of eco-sensitive zone may vary depending upon the area. Depending upon the area, the width and type of eco-sensitive zone may vary from depending upon the area। तो कोई eco-sensitive zone किस टाइप का है या उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि वो एरिया कितना ज्यादा बड़ा है। However, a general principle is that the width of eco-sensitive zone could go up to 10 kilometer। The width of eco-sensitive zone can go up to 10 kilometer around the protected area। 10 किलोमीटर अराउंड दी प्रोटेक्टेड एरिया। तो कहीं भी अगर आपको नेशनल पार्क दिख रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रही है, मान लीजिए ये आपका नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क के बाहर की जो ये बाउंड्री है ये 10 किलोमीटर की होनी चाहिए चारों तरफ से। इसको आप कहेंगे कि दिस इज द इको सेंसिटिव एरिया। इस 10 किलोमीटर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए चारों तरफ से, तो इसको आप इको सेंसिटिव, मतलब जनरल प्रिंसिपल है। 10 किलोमीटर तक तो रखते ही है ये एरिया जिसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते बड़ी। ईशा फाउंडेशन ने किया क्योंकि सबका साथ सबका विकास। वेटलैंड रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए, 2010 में आए थे वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स, आपको करवाए हैं मैंने उसमें। अब लिखिए नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नहीं वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, हाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो भारत की सरकार ने या आपकी सेंटर की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों को संरक्षित कर रखने के लिए कुछ एक प्रोजेक्ट चला रखे हैं, कुछ एक प्रोग्राम चला रखे हैं, जो कि मैंने कल आपको बताए थे। आप बहुत परेशान थे उस समय, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। तो पहला लिखिए आप प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर। सो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए चलाया गया प्रोजेक्ट है। मैंने आपको कल बताया था कि रॉयल बंगाल टाइगर, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए। और इसको अप्रैल 1, 1973 में 73 में शुरुआत की गई थी इसकी। तो भारत सरकार की तरफ से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए पहला जो आपका प्रोजेक्ट चलाया गया वो 1973 में चलाया गया। अब मेन का क्या है इनका कि स्पेशली ये जो आपका प्रोजेक्ट चलाया गया टाइगर की कंजर्वेशन के लिए चलाया गया है, और इसके लिए टाइगर रिजर्व भी बनाए जाते हैं। मतलब
बाघ अभ्यारण्य बनाए जाते हैं जहाँ पे बाघ को ही बचाया जाता है। और इसमें इन्होंने कहा है कि बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में, बायोजियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, राजा जी, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व आपके इसलिए बनाए गए ताकि आप वहां पे उनको बचाया जा सके। स्पेशली टाइगर के ऊपर फोकस किया जाता है थ्रू आउट द इंडिया। पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट का मेन काम है कि एक कोर बफर स्ट्रेटेजी बनाई जाए, मतलब फोकस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ टाइगर कहाँ पे घूम रहा है, टाइगर ने कितनी ब्रीडिंग की, टाइगर को कोई डिजीज तो लगी है तो इनके ऊपर चिप्स भी लगाई जाती है जिसको बायो चिप ऐप कहते हैं। सो इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उस एरिया में, उस कोर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, वो दूर रहना चाहिए। बट ऐसा जो आपको पता ही है, नेशनल पार्क को अभी बना रखा है इन्होंने सफारी एरिया, तो वो अच्छी चीज नहीं है। साथ साथ में इन्होंने फिर इसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट की बात की थी। फिर 2010 के सेंसस में इन्होंने कहा कि 1700 टाइगर है हमारे पास, और इन्होंने कहा कि ये जो 1700 टाइगर 2010 में थे ना, ये भी पूरे वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन का हाफ था हमारे पास, मतलब 50% हमारे पास है टाइगर्स। और आगे एक चाहते हैं कि हर एक टाइगर जो है उसको कैमरा से मॉनिटर किया जा सके, उसका एक, जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन उसके ऊपर स्ट्रिप्स कितनी है पैटर्न के हिसाब से, और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जाए ताकि पूरे कंट्री में जितने भी टाइगर है उनका डाटाबेस आपके पास रहे। अरे बहुत जरूरी है ये, इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्रीडेटर स्पीसीज या फिर जिसे कहते हैं आप की स्टोन स्पीसीज। तो की स्टोन स्पीसीज के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देती है, हर एक कंट्री की, सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो टाइगर को बचा रहा है, बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने प्रीडेटर स्पीसीज को या फिर की स्टोन स्पीसीज के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरेस्ट में प्रीडेटर स्पीसीज इज एनाकोंडा, तो उसको बचाना पड़ेगा, आप उसे मारेंगे नहीं क्योंकि वो उसका एरिया है। अदरवाइज वही इकोलॉजिकल निशे, इकोलॉजिकल सक्सेशन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मैं एक बार देख लेता टाइगर पॉपुलेशन जो रियल में अभी चल रही है, पॉपुलेशन इन इंडिया एज ऑफ 2022, मैंने बताया था कल 3736 है ना, 3682 है अभी भी, तो पूरे वर्ल्ड का 75% है। और 2010 से लेकर अभी तक हमने 25% जो है पॉपुलेशन बढ़ा दी है टाइगर की। तो इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है जो टाइगर्स को बचा रहा है। अभी हैं 3682, बट लास्ट जो थे 2010 में वो थे 1706। तो एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई है भारत में, NTCA, जो इसके ऊपर प्रॉपर काम करती है। तो मैं आपको लिखवा दूंगा कुछ ना कुछ टाइगर रिजर्व्स भी, तो आप पहले लिखिए टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। इसमें लिखिए इट इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड to conserve Royal Bengal tigers. Wildlife conservation project initiated for the protection of Royal Bengal tiger. Royal Bengal tiger. It was launched on April 1st, April Fool वाले दिन, April 1st, 1973. April 1st, 1973. It aims at tiger conservation, especially at tiger conservation. It aims at especially tiger conservation. Tiger conservation, and later on constituted various tiger reserves. Later on constituted various tiger reserves in India. Various tiger reserves in India. It is based on core buffer strategy. It is based on core buffer strategy. It is based on core buffer strategy, which means
These areas are free from these areas are free from these areas are free from all sorts of human activities. All sorts of human activities. तो कोर बफर स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि आपने जितने भी नियर बाय आपके टाइगर रिजर्व्स हैं उसके नियर बाय कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है हर प्रकार की उसको आपने बंद करके रखना है. एक्टिविटी कोई होनी नहीं चाहिए. नेक्स्ट, starting from 9 reserves in 1973-74, starting from 9 reserves in 1973-74, starting from 9 reserves in 1973-74, the number has grown up to 55. The number has grown up to 55 ब्रैकेट में लिखिए as of 2024. as of 2024. तो 2024 में टाइगर रिजर्व की संख्या 55 थी भारत में. 55 टोटल 55 है. पहले 9 थे. आगे लिखिए एज पर सेंसस 2000, एज पर सेंसस 2010, एज पर सेंसस 2010, India was home to 1706 tigers. India was home to 1706 tigers, which was 50% of global tiger population, which was 50% of global tiger population, which has significantly increased, to 3682 tigers, which has significantly increased to 3682 tigers as of year 2022, which is 75% of global tiger, which is 75% of global tiger population in the world. Global tiger population in the world. पास में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा प्लीज, थोड़ा सा चेंज करके. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ कंजर्वेशन प्राधिकरण, है ना.
and state governments have worked and state governments have worked together to protect state governments have worked together to protect state governments have worked together to protect tigers from poaching and habitat loss. तो उन्होंने T/2 चलाया था प्रोजेक्ट, T/2, मतलब जो टाइगर की पॉपुलेशन उसको डबल करना है, तो हमने कर दिए 1706 का डबल करिए 3412, है ना, इतना ही हुआ, तो हमारे पास 3600 है। हम उससे ऊपर ही चल रहे हैं। तो T/2 एक उन्होंने टारगेट चलाया था ITCA ने, ये टाइगर जो है उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, तो हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है। और इसमें ज्यादा जो श्रेय दिया जाना चाहिए, श्रेय वो देना चाहिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मिलकर काम किया है, जहाँ पे हमने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश की है, और कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा साथ दिया। समुदाय जो है उसके नियर बाय वो कम जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे आपके फॉरेस्ट गार्ड्स भी इनको बहुत हेल्प करते हैं। तो 55 के 55 याद नहीं करने, राइट, आपको बाद में इसकी लिस्ट देखनी है। सो रिसेंट जो आपका बना है वो मैं आपको बता देता हूं, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली TR लिख रहा हूं मैं टाइगर रिजर्व को, ये 55th है जो रिसेंटली ऐड किया गया है, 55th टाइगर रिजर्व। 2024 में इसको ऐड किया गया था, 55 56, और रिसेंटली एक और भी है 56 भी लिख लीजिए, 55 नहीं 56 हो चुके हैं अभी। इसका नाम है गुरु घसीदास टेमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घसीदास टिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो ये भी रिसेंटली 2024 में ऐड किया गया। गुरु घसीदास जो है बहुत फेमस है, झारखंड में है ये, झारखंड छत्तीसगढ़ रीजन में पाए जाते नहीं है, थे वहां पे, तो इनको बहुत ज्यादा माना जाता है वहां पे, इनके नाम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं वहां पे, गुरु घसीदास। और 54th जो था वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, पुराना हो चुका है, उसको याद नहीं रखना आपने, मध्य प्रदेश का था ये। सो धौलपुर करौली जो है ये राजस्थान का है, ये राजस्थान स्टेट का है, और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ का है, ये घसीदास, दिस इज छत्तीसगढ़ है। कब हुआ ऐड? 25 में। सो आप रिसेंट लिस्ट देख लेना एक बारी, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पूरी लिस्ट देख लेना जब तक आपका एग्जाम होता है, एग्जाम भी डिले ही है आपका, तब तक 2-4 और ऐड हो जाएंगे। और अब लिखिए एक लाइन, सबसे लास्ट लाइन जो है मेन, द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, टाइगर पॉपुलेशन in India is increasing 6% per year, is increasing 6% per year। तो हर साल 6% की दर से भारत में जो टाइगर की जनसंख्या है, बाघ की जनसंख्या है, वो बढ़ती जा रही है। बाकी मैंने आपको बताया कि सेंसस 2013-14 में जब इन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करने की जरूरत है, मैंने लिखवाऊंगा क्योंकि हमने बढ़ा लिया है संख्या, 25% बढ़ना बहुत बड़ी बात है। सिंपल समझिए, इसमें इन्होंने कहा था कि DNA टेस्टिंग किया जाएगी कि प्रॉब्लम क्या आ रही है इनको। दूसरा, इनके एरिया में अगर कोई कैमराज हो तो वो इंस्टॉल किया जाए, बायोचिप्स लगाए जाए, इनका यूनिक ID बनाया जाए ताकि पता रहे कौन सा टाइगर कहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रहा है।
और इनका डाटाबेस बनाया जाए पूरे कंट्री में, सबका एक डाटाबेस रहेगा, नाम भी रखे गए अलग अलग इनके, सो उसी नाम से फिर इनको जाना जाता है, ताकि पता रहे आज आपने टाइगर कोई और देखा, कल और देख लिया, उसी में आप कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए इनको मॉनिटर किया जाता है टेक्नोलॉजी के साथ ही। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये हो जाएंगे ना अभी 12:15 तक क्या क्लास, 10:15 से 12:15 हुई ना, 10:15 से 12:15, ये मैं कंप्लीट करता हूँ अभी प्रोजेक्ट्स जितने भी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट नेक्स्ट में फिर क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन ही करेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है? 1992 में। इसमें लिखिए इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब मुझे बताइए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में गवर्नमेंट का कितना शेयर होगा? सेंटर की गवर्नमेंट का 90%, 10% स्टेट। So centrally sponsored scheme launched in February 1992. Launched in February 1992. फरवरी 1992 में इसको शुरू किया गया। To provide financial and technical support. To provide financial and technical support रितु रानी, अनुपिंदर, परमजीत, प्रभजोत, रश्मि, चेक करिए स्क्रीन आपको प्रॉपर्ली दिख रही है अभी? थैंक यू रितु रानी फॉर कंफर्मिंग। So to provide financial and technical support for major elephant bearing states. तो उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट इसलिए चलाया गया ताकि जितने भी आपके स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा हाथियों का नंबर है, जहाँ पे एलिफेंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उनको वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता, मतलब फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि इनका नंबर बढ़ाया जा सके और इनको कंजर्व किया जा सके। It provides for establishment of elephant corridor. It provides for establishment of elephant corridors and एक और भी था साथ में, revival of their habitat and revival of their natural habitat. सिंपल कह रहे हैं इसमें कि ये इसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी आपके टाइगर्स हैं, कॉरिडोर का मतलब होता है एक सीधा रास्ता। फॉर एग्जांपल कर्नाटका कहता था, केरला कहता था एंड तमिलनाडु, जब इनके टाइगर एक दूसरे की टेरिटरी में आ जाते तो कहते हैं मेरा है ना, वो कहते हैं ये सबका ही है, तो आप इसको कॉरिडोर बना दो। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी अगर आपका हाथी क्रॉस कर जा रहा है ना, तो आप उसको रोकेंगे नहीं, उसको जाने दीजिए, क्योंकि आप उसके ऊपर बंदिश लगाएंगे तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है ना। और दूसरी बात क्या है कि उसका आप हैबिटेट लॉस करवा रहे हैं,
सरकारें तो बाद में बनी, राज्य आपने बाद में बनाए, पर इनका तो नेचुरल हैबिटेट है, जहां दिल करेगा वहां जाएगा। तो कह रहे हैं कि आप इसके कॉरिडोर को मत रोकिए, जैसे कि जो ये रखते हैं इंडिया में, एक मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनको लाइसेंस लेना पड़ता है फिर? तो किसके लिए एनिमल मतलब जो वाइल्ड रखते हैं मतलब, वाइल्ड नहीं, जिसने पहले से डोमेस्टिकेट कर रखा है हाँ फिर वो आगे से आगे बेच सकता है, बट आप जंगल से उठा के नहीं ला सकते, ये प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पूर्वज पहले से ही हाथी पालते आए हैं, तो वो हाथी हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम उसके ऊपर उसके स्वामी हैं, हम वी आर दी ओनर्स। बट अगर मैं जंगल से लेके आऊं तो वो प्रॉब्लमेटिक है, उसको लाने नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड बफेलो होती है और एक नॉर्मल बफेलो है, तो आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, एक गाय एक नील गाय है, डिफरेंस है। बट वहां से नहीं ला सकते, जो पहले से बिकता आ रहा है वो चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। बट उसमें भी ये एक रूल है कि आप उससे एक्स्ट्रा काम नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक घोड़ा लेके जा रहे हैं, ऊपर दुनिया भर का सामान डाल दिया हुआ है और घोड़े की हालत खराब है, खून निकल रहा है लातों से, परेशान हो रखा है, सूखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी पुलिस चार्ज कर सकती है। क्या कहते हैं उसको, हैबिटेबल कंडीशन होनी चाहिए, उसका जो है एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए, वो है। जैसे हाथी है, सर्कस में डाल देते हैं, तो उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि इसको खाना मिल रहा है, तंग तो नहीं किया जा रहा। जैसे घोड़ा है, घोड़े के ऊपर कितने ज्यादा लोगों को चढ़ाया जाता है, तो कहीं उसकी टांगे तो नहीं खराब कर दी घोड़े का, आपको पूरी की पूरी मतलब क्लियरली रखना पड़ेगा उसको, मतलब हैबिटेबल एनवायरनमेंट ही कहेंगे आप इसको, जीने योग्य उसको लिए जो है परिस्थितियां होनी चाहिए। सो एलिफेंट कॉरिडोर में उन्होंने कहा कि इनका रास्ता नहीं रोकना है, लेट देम गो जहां भी जाना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर है ना, जैसे श्रद्धालु अगर जाना चाहते हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए, तो कॉरिडोर बना दिया आपने पाकिस्तान के साथ में, करतारपुर कॉरिडोर, जहां से आप जाइए, अपना वीजा दिखाइए, आप वहां पे कोई एक्टिविटी करने समझ आ रहे हैं, आप सिर्फ माथा टेकेंगे वापस आएंगे। तो वैसे इन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर है, इनको क्या है, घूमना फिरना है, खास खाना है ना, अपनी एक्टिविटी करनी है, तो डोंट स्टॉप देम, रिवाइव करो जहां पे भी इनका इकोलॉजिकल हैबिटेट था या फिर इनका नेचुरल हैबिटेट था, वो इनको वापस मिलना चाहिए। आगे, it also seeks to address human animal conflict। ये जो प्रोजेक्ट है ये चाहता है कि जो भी मानव और पशुओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, तनाव बनता है, उसको भी रोका जा सके। फॉर एग्जांपल अब इनके कॉरिडोर में लोगों ने बीच में अपना एग्रीकल्चर एरिया बना लिया है, अब इस एरिया में जब जाएंगे वहां पे कोई खेतों में काम कर रहा होगा तो हाथी को गुस्सा आएगा कि ये तो मेरा एरिया है, आप बीच में क्यों आए। मैंने आपको बताया था कि टस्कर की आदत है, वो तो पेड़ उखाड़ के फेंक देता है, इंसान तो कुछ भी नहीं है। तो वो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर कई बार ह्यूमन भी अपना बदला लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, है ना। सो वही प्रॉब्लम है, तो इसको कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि ह्यूमन और एनिमल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, तनाव पैदा ना हो। क्योंकि आपको पता है जितना ही बड़ा कीस्टोन स्पीसीज हो, ह्यूमन जो है उसके ऊपर डोमिनेट करेगा। तो या तो इसको ये बंदी बना लेंगे, या तो फिर कई बार क्या होता है इसको भगा देते हैं, फिर बीच में रेलवे ट्रैक में जाके बेचारे अपनी जान बचाने के लिए कई बार इनकी भी डेथ हो जाती है। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। एंड वेलफेयर ऑफ, जो आपका सवाल था, डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स एंड वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। तो जितने भी आपके पालतू या फिर घरों में रखे हुए घरेलू जो एलिफेंट्स हैं, उनका भी वेलफेयर करना है, मतलब उनका भी कल्याण मीन्स उसको भी इंश्योर करना कि हैबिटेबल कंडीशंस है या नहीं, या फिर कचरा ही खिलाया जा रहा है। सो वेलफेयर की भी बात की है इन्होंने। सो मैंने आपको बताई दी, इसमें आगे फिर से वही एक्सप्लेन करके रखा कि मेन एक्टिविटीज क्या है इसमें। पहली एक्टिविटी वही है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, इनका जो हैबिटेट है उसको वापस किया जाए, नेचुरल हैबिटेट। जो इनका माइग्रेटरी रूट है जहां से ये मूव करते हैं, कभी कर्नाटका से केरला, केरला से तमिलनाडु, ये रूट रोकना नहीं है, इनको जाने दीजिए। बाकी जितने भी आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं साइंटिफिक, कि इनको कोई बीमारी लगे तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ऑल्सो जो आपके एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, वाइल्ड एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, उनका नंबर बढ़ाना है। वाइल्ड एशियाटिक एलिफेंट्स, जो वनों में पाए जाने वाले एशियाई हाथी हैं, उनके नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
सो वही है, इनफ है इतना ही। वेटरनरी केयर मिलना चाहिए, इको डेवलपमेंट होना चाहिए, अननेचुरल केसेस जो होते हैं डेथ के उनको भी जानना चाहिए, जितने पोचर्स हैं जो उसके हाथी दांत के लिए इसको मारते हैं उनके ऊपर सख्त कानून होने चाहिए। तो सिंपल सी बात क्या है, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड इंडियन क्रोकोडाइल नहीं, अभी आएगा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, हेमिस नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा होम टू स्नो लेपर्ड। अब देखिए, सबसे पहले स्नो लेपर्ड इज ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीसीज एज वेल एज स्नो लेपर्ड ईयर नहीं है ना इसमें, एक बार देख लेते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टू 2009 वही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इसको शुरू किया था हिमालय में 2009, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज हिमालयाज में। और 5 हिमालयन स्टेट मैंने आपको बताया था कल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इन 5 हिमालयन स्टेट में ये प्रोजेक्ट अभी वर्किंग है। एक फाउंडेशन भी सिक्योर हिमालय, वो इसमें इसकी हेल्प कर रहा है। अब इसमें लिखिए पहले, स्नो लेपर्ड इज ग्लोबली, स्नो लेपर्ड इज ग्लोबली endangered as well as flagship species। तो पूरे विश्व भर में ये एंडेंजर्ड भी है, खतरे से संभावित भी है, और साथ साथ में फ्लैगशिप स्पीसीज भी है, मतलब इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बाकी वही मैंने आपको बता दिया कि 5 हिमालयन स्टेट में ये ऑपरेशनल है, अभी चल रहा है ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। बाकी क्या लिखे इसमें, इनफ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मैसूर में एक है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, ये दोनों इसमें हेल्प कर रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं। इसमें लिखिए, इट इज अकम्पनीड बाय, दिस प्रोजेक्ट इज अकम्पनीड बाय, क्या कहा मैंने पहले, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वन्य जीव संस्थान भारत का, और दूसरा है मैसूर का एक, मैसूर बेस्ड नेचर कंजर्वेशन, ये इसमें हेल्प कर रहा है, नेचर कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन, ये इसमें हेल्प कर रहा है। मैसूर में है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब एनजीओ ही एक टाइप से। तो इसके साथ साथ में स्नो लेपर्ड के साथ में एक एशियाटिक आइवेक्स है, मतलब हिमालयन गोट है, ये बकरी है, हिमालयन अर्गाली है, लद्दाख का यूरियल है, चिरू है, टाकिन है, सिरो है, मस्क देर है। तो स्नो लेपर्ड के साथ साथ में ये प्रजातियां भी बचाई जा सकती हैं, क्योंकि इसके आसपास ही रहती है ये सारी की सारी, तो इनको भी बेनिफिट होने वाला है इससे। नेक्स्ट है इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये 5th है 6th है, नंबर डाला आपने, इंडियन
फोर्थ है इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो भारतीय मगरमच्छ जो है उसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये दुनिया में चल रहे जितने भी क्रोकोडाइल के प्रोजेक्ट हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट या फिर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, जहां पे बहुत ज्यादा बदलाव देखा गया है, मतलब इंप्रूवमेंट देखी गई है। उसमें लिखिए वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल conservation project in the world, most successful conservation project in the world। तो दुनिया में जितने भी आपके कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें से सक्सेसफुल में से ये है। इसमें लिखिए it has pulled back it has pulled back once threatened ONCE आएगा, ONCE। It has pulled back once threatened crocodilians from the brink of extinction, from the brink of extinction and place them on a good path of recovery, सिंपल ये इसमें कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी आपके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्रोकोडाइल के लिए, उनमें से वन ऑफ दी सक्सेसफुल, सबसे सफल ये रहा है। इसमें ये कह रहे हैं कि किसी समय जो पहले खतरे से संभावित था और जो कि एक विलुप्ति तक या एक्सटेंशन तक जा सकता था, उसको इन्होंने रिकवर किया है, अच्छे प्लेस पे लेके आए हैं। आज लिखिए more than 7,000 crocodiles have been restocked, more than 7,000 crocodiles have been restocked। 7,000 से ज्यादा जो क्रोकोडाइल थे उनको दोबारा से वापस लाया गया है, मतलब रिकवर किया गया है। अबाउट 4,000 घड़ियाल्स एंड 1,800 मगर, जिसे मगरमच्छ कहते हैं, 1,800 मगर, MUGGER, 1,800 मगर। हाँ जी सर, ये सेम स्पीशीज की मगरमच्छ के क्रोकोडाइल अलग अलग है। हाँ ये सर नहीं, स्पीशीज तो एक ही है बट इनका साइज के हिसाब से अलग अलग है। मगरमच्छ रोता है, जैसे ये मगरमच्छ को पीछे कहते हैं तो क्रोकोडाइल। मगर जो है ये बिगेस्ट इसका साइज में होता है ये। अब इनके नाम अलग अलग हैं। मगर क्रोकोडाइल कहते हैं इसको। फॉर एग्जांपल एक क्रोकोडाइल है सॉल्ट में रहने वाला। नेक्स्ट लिखिए 1500, हाँ ये फ्रेश वाटर वाला है। नेक्स्ट में लिखिए 1500 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, 1500 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, 1500 salt water crocodiles।
सो सिंपली कह रहे हैं कि लगभग 7,000 से ज्यादा क्रोकोडाइल जो हैं उनकी स्पीसीज को यहाँ पे रीस्टॉक किया गया है, जिसमें से 4,000 घड़ियाल हैं, 1,800 मगर स्पीसीज हैं और 1,500 कौन सी सॉल्ट वाटर पे जो खारे पानी में पाए जाते हैं। तो ज्यादातर इनमें क्या किया गया है, कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब उनके ऊपर ध्यान रखा गया है। दूसरा, रिसर्च भी की गई है इनकी मैनेजमेंट के लिए। एंड थर्ड, लोकल कम्युनिटी को ज्यादा इसमें इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट, एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन। ये दो बाद में करने हैं आपने, बाद चो कर लेंगे ठीक है, फिर बाद में कर लीजिए। दो रह गए, एक है एक्शन प्लान फॉर वल्चर और एक है राइनो के लिए। सो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्रोकोडाइल वाला कौन से ईयर में शुरू हुआ है, ये ईयर पूछ रहे हैं। कब? इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएनडीपी, एफएओ, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, बट नॉट सच इम्पोर्टेंट। 1975 में शुरू हुआ था ये क्रोकोडाइल का। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करते हैं, तब तक आप ब्रेक ले लो। डोंट सेव।